गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट न्यूज है यूएलए से संबंधित यानी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। सो ये दो कंपनीज के बीच एक जॉइंट वेंचर है। दो कंपनीज हैं, एक है बोइंग और दूसरी है लॉकहीड मार्टिन। ये दोनों ही डिफेंस संबंधित आइटम्स बनाती हैं और दोनों ही कंपनी यूएसए की। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। रिसेंटली इस अलायंस ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, एटलस रॉकेट, और इस रॉकेट ने यूएसए की जो स्पेस फोर्स है उसकी सैटेलाइट लॉन्च की और ये सैटेलाइट है एंटी मिसाइल वार्निंग। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है वो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की एक जॉइंट वेंचर है। यूएसए स्पेस फोर्स की बात, यूएसए ने अपनी स्पेस फोर्स कुछ महीने पहले लॉन्च की थी और यूएसए स्पेस फोर्स के जो मेंबर्स हैं उनको गार्जियंस बोला गया है। इसके अलावा स्पेस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट न्यूज में था। रिसेंटली पहली मिलिट्री एक्सरसाइज यानी स्पेस में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है वो फ्रांस ने आयोजित करवाई और इस एक्सरसाइज का नाम था एस्टर एक्स। नेक्स्ट न्यूज है अर्जुन भुल्लर से रिलेटेड। सो वो पहले इंडियन फाइटर बने हैं जो कि एमएमए में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। एमएमए क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट। एक्चुअली अर्जुन भुल्लर है वो इंडियन डिसेंट के हैं और वो इंडियन कैनेडियन है और न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से वो पहले इंडियन फाइटर बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप में टाइटल जीता। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि अर्जुन भुल्लर जो कि हाल ही में न्यूज में थे वो किस फील्ड से संबंधित। नेक्स्ट न्यूज है थर्ड टीयर से संबंधित। सबसे पहले थर्ड टीयर क्या है? जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है हमारे देश में वो 3 टीयर है। फर्स्ट पे यूनियन गवर्नमेंट जिसको केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकंड टीयर है वो है स्टेट गवर्नमेंट। टीयर यानी लेयर या लेवल। थर्ड टीयर है वो है पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो रूरल एरियाज में और म्युनिसिपल काउंसिल यानी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो अर्बन एरियाज में। अब रिसेंटली रूरल लोकल बॉडीज यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल एलोकेशन की है और ये है 8,924 करोड़ रुपए। अब ये अमाउंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स के लिए आपको अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, जो पीआरआई है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 74th CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब हर साल 24 अप्रैल को यानी 24 अप्रैल को पंचायती राज डे के तौर पर मनाया जाता है और इसी से रिलेटेड हमारे देश में एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। हाल ही में ये मिनिस्ट्री एक स्कीम के कारण भी न्यूज में थी। स्कीम का नाम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सो ये टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गांव में पहले सर्वे किया जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी से और उसके बाद इस सर्वे के बेस पर प्रॉपर्टीज की मैपिंग की जाएगी। सो इस स्कीम की नोडल अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और इसको पंचायती राज डे के दिन यानी 24 अप्रैल के दिन लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के तहत प्रॉपर्टी की मैपिंग की जाएगी और उसके बाद में प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे ओनर्स को, यानी कि जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। और ये जो सर्वे और मैपिंग की जाएगी ये की जाएगी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वे कैसे किया जाएगा? ये ड्रोन्स की मदद से किया जाएगा। ड्रोन्स को यूएवी भी बोलते हैं। यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मीन्स विदाउट एनी मैन। सो ये रिमोटली ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट न्यूज है डार्विन आर्च से संबंधित। सो ये आप एक आर्च टाइप देख रहे होंगे, ये रिसेंटली कोलैप्स हो गई यानी गिर गई और ये गालापैगोस आइलैंड्स में है। नेचुरल इरोजन के कारण रिसेंटली ये गिर गई। ये एक रॉक फॉर्मेशन है, रॉक यानी चट्टान। सो पानी के कारण कटाव हुआ और उसके कारण ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। सो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो डार्विन आर्च है ये एक रॉक फॉर्मेशन है। दूसरी बात इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो ये डार्विन आइलैंड्स का पार्ट है जो कि गालापैगोस आर्चिपेलागो का हिस्सा है। आर्चिपेलागो माने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो ये है इक्वाडोर और ये इस आर्चिपेलागो की ज्योग्राफिकल लोकेशन है यानी कि पैसिफिक ओशन में। ये साउथ अमेरिका है, ये ब्राजील, ये कोलंबिया, वेनेजुला, पेरू, बोलिविया, पराग्वे और चिली। ये अटलांटिक ओशन है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब चिले रिसेंटली इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि जो COP25 हुई थी, कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सो यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत हर साल
देशों के लीडर्स हैं वो मिलते हैं और इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला गया है। यानी कि जो इस कन्वेंशन की पार्टीज हैं, जो सिग्नेटरी देश हैं, उनके लोग मिलते हैं। सो 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी वो स्पेन में हुई थी, चिले गवर्नमेंट की अध्यक्षता में। COP 26 है वो ग्लासगो में होनी है और इसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे 2 देश, एक यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और एक इटली। नेक्स्ट न्यूज है पेरिस समिट से रिलेटेड। सो रिसेंटली पेरिस समिट आयोजित करवाई गई थी और जिसको होस्ट किया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। सो ये अफ्रीकन और यूरोपीय देशों के लीडर्स के साथ मीटिंग थी जिसमें अफ्रीका के लिए एक नई डील को स्पेसिफाई किया गया है। इसको नाम दिया गया है न्यू डील फॉर अफ्रीका एंड बाय अफ्रीका। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? जो अफ्रीकी देश है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहां पर रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड नहीं है और मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज है वो पुअर है। अब कोरोना वायरस के चलते वहां पर वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं। उसके पीछे एक और इश्यू है, वो है पेटेंट का। पेटेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए आप कोई फार्मा कंपनी हो P1, आपने वैक्सीन बनाने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए और आपने वैक्सीन बना ली। अब आप उसको पेटेंट करवाते हो कि ये मेरा इनोवेशन है और कोई इसको मेरी परमिशन के बिना नहीं बना सकता। अगेन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो आपने उसका पेटेंट ले लिया कि मेरी परमिशन के बिना कोई इसको बना नहीं सकता, यानी कोई दूसरी कंपनी सेम फॉर्मूला यूज करके वो वैक्सीन नहीं बना सकती अनलेस उनके पास आपसे परमिशन हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ कंपनीज ने वैक्सीन बना ली है लेकिन उनके पास पेटेंट है तो सिर्फ वही उसको बना सकती है। अब दुनिया भर में ये मांग उठ रही है कि इस पेटेंट को हटाया जाए कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। पेटेंट को हटाना जो होता है उसको बोलते हैं पेटेंट वेवर। अब जो फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हैं वो ऑब्वियसली इसका विरोध करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए हैं इसमें। इसीलिए दोनों साइड से एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है और इसी के कंटेक्स्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि पेटेंट का जो मैटर है उसको रिजोल्व किया जाना चाहिए और पेटेंट को हटाया जाना चाहिए ताकि अफ्रीका जैसे गरीब कॉन्टिनेंट में भी वैक्सीन अवेलेबल करवाई जा सके। इसके साथ साथ पेरिस समिट में इसको भी डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमिक अफेक्ट हुआ है अफ्रीका में उसको कम किया जा सके और इन्हीं सबको नाम दिया गया है न्यू डील फॉर अफ्रीका बाय अफ्रीका। अब पेरिस समिट की बात करें एक और पेरिस समिट न्यूज में थी, ये COP 21 के दौरान साइन की गई थी। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, UNFCCC के तहत जो कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई जाती। रिसेंटली पेरिस समिट इसलिए न्यूज में था क्योंकि जब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तब उन्होंने कहा था कि यूएस से इस समिट को नहीं ज्वाइन करेगा, यानी कि इस समिट के दौरान जो साइन की गई थी डील थी उसको पेरिस डील बोलते हैं, तो यूएस से इस पेरिस डील का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन बाद में इलेक्शंस हुए यूएसए में और नए राष्ट्रपति बन गए जो बाइडेन। उन्होंने अनाउंस किया था कि यूएसए इसको ज्वाइन करेगा, तो इसके कारण ये न्यूज में था। इसके अलावा एक और पेरिस समिट थी जो न्यूज में थी, ये 2017 में हुई थी। इसको पेरिस वन प्लेनेट समिट भी बोलते हैं और इस समिट के दौरान NGFS लॉन्च किया गया था। NGFS क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। रिसेंटली ये NGFS क्यों न्यूज में था? क्योंकि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NGFS को ज्वाइन किया है, यानी अब RBI भी NGFS का एक मेंबर है। इससे पहले थोड़े दिन पहले ही ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसको ज्वाइन किया। इसके अलावा यूएसए इसलिए न्यूज में था क्योंकि यूएसए ने एंटी एशियन हेट क्राइम को रोकने के लिए एक कानून बनाया है और इस कानून का नाम है COVID-19 हेट क्राइम्स एक्ट। एंटी एशियन माने जो एशिया के लोग हैं जब वो अमेरिका जाते हैं यानी यूएसए में जाते हैं तो कई केसेस में ये देखा गया है कि उनके खिलाफ क्राइम सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो एशिया से हैं। ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए, ऐसे हेट क्राइम्स को रोकने के लिए ये नया कानून बनाया गया है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि COVID-19 हेट क्राइम्स एक्ट जो कि रिसेंटली पास किया गया है वो किस देश ने पास किया? ये यूएसए ने पास किया। नेक्स्ट न्यूज है आयुष्मान भारत से रिलेटेड। आयुष्मान भारत एक स्कीम है और उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कर्नाटक टॉप पोजीशन पर है। एक्चुअली आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो हेल्थ से संबंधित और इसमें 2 कंपोनेंट, एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत गरीब परिवारों को
एक स्पेसिफाइड इनकम से नीचे के परिवारों को, सो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत सरकार परिवार को 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस कवर देती। यानी जो परिवार एलिजिबल है वो 5 लाख तक की इंश्योरेंस कवर इस स्कीम के तहत पा सकते। सो जब भी वो बीमार होते हैं, अगेन ये सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए है, तो जब भी वो बीमार होते हैं इस स्कीम के तहत सरकार उनके इलाज के लिए पैसे देती है। दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जगह जगह पर ऐसे हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे ताकि लोग वहां पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए जा सके। तो ऐसे सेंटर बनाने में कर्नाटक टॉप पोजीशन पर है। जो रूरल एरियाज है यानी ग्रामीण एरिया है, वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए जगह जगह पर ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है गूगल से रिलेटेड। रिसेंटली गूगल की समिट हुई थी जिसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक तो गूगल ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल लॉन्च किया है लैम्डा, और लैम्डा का मेन पर्पस क्या है कि इंसान है वो मशीन के साथ बात कर पाएंगे, यानी नेचुरल कन्वर्सेशन कर पाएंगे। और लैम्डा का फुल फॉर्म क्या है? ये है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। ये गूगल की एक पहल है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। इसके अलावा गूगल ने एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल लॉन्च किया है। ये डर्मेटोलॉजी असिस्ट टूल है। डर्मेटोलॉजी यानी स्किन संबंधित। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्किन के डॉक्टर होते हैं। ये जो टूल है इसमें स्मार्टफोन का जो कैमरा है उसकी मदद से स्किन डिजीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। स्किन संबंधित जो डिजीज है उनके बारे में इस टूल की मदद से पता लगाया जा सकता है। ये टूल गूगल ने लॉन्च किया। 2 टूल लॉन्च किए हैं, एक है डर्मेटोलॉजी असिस्ट टूल और दूसरा है लैम्डा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रिसेंटली एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। हाल ही में दुनिया की पहली यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिप लॉन्च की है और इस शिप का नाम है मे फ्लावर 400। ये जो शिप है ये सोलर पैनल से एनर्जी लेगी, यानी इस शिप पर सोलर पैनल लगे हैं और वो सोलर पैनल सनलाइट से एनर्जी बनाएंगे और उस एनर्जी से ये शिप चलेगी। दूसरा, ये शिप है वो मरीन पोल्यूशन को स्टडी करेगी। नेक्स्ट न्यूज है हरियाणा से रिलेटेड। रिसेंटली डिफरेंट एनजीओ और अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने हरियाणा सरकार को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन या रेमडेसिविर दवाइयां डोनेट की हैं। अब जब उन्होंने ये दवाइयां और ये इक्विपमेंट्स खरीदे तो उन्होंने जीएसटी भी पे किया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हरियाणा सरकार ने अभी डिसाइड किया है कि जिन लोगों ने हरियाणा सरकार को ये इक्विपमेंट्स डोनेट किए हैं, अब डोनेट करने से पहले उन्होंने खरीदे भी होंगे कहीं से, और जब खरीदे तो उन्होंने जीएसटी पे किया होगा, तो सरकार अब वो जीएसटी वापस इन संस्थाओं को दे देगी। यानी मान लीजिए आप एक संस्था हो A1, आपने हरियाणा सरकार को 4 वेंटिलेटर डोनेट किए। अब जब 4 वेंटिलेटर डोनेट किए तो मान लीजिए आपने जीएसटी भी पे किया 400 रुपए, तो हरियाणा सरकार ये वेरीफाई करेगी कि आपने ये डोनेशन किया है या नहीं, और अगर आपने ये डोनेशन किया है तो वेरिफिकेशन के बाद सरकार ये 400 रुपए आपको वापस लौटा देगी। ये है रीइंबर्समेंट ऑफ जीएसटी। और ऐसे कोविड संबंधित आइटम्स पर रीइंबर्समेंट अलाउ करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही वापस किया जाएगा और अभी ये टाइम पीरियड है 30 जून। जीएसटी की बात करें तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी संबंधित इश्यूज के लिए हमारे देश में है जीएसटी काउंसिल, और इस काउंसिल की हेड है फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। जीएसटी है वो 101 यानी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लागू किया गया था। इसके अलावा कोरोना की बात करें तो रिसेंटली हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो उनको कैसे बुक कराया जाए, इसके लिए हाल ही में झारखंड सरकार ने एक ऐप लॉन्च की और यह है अमृत वाहिनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट न्यूज है वाटर इनोवेशन चैलेंज से संबंधित। इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन ने ICDK के साथ पार्टनरशिप की है। ICDK क्या है? यह है इनोवेशन सेंटर ऑफ डेनमार्क। भारत के अटल इनोवेशन मिशन और डेनमार्क के इनोवेशन सेंटर के बीच ये एक कोलैबोरेशन है और इसका मेन टास्क है वाटर संबंधित जो इश्यूज हैं
उनको इनोवेशन के थ्रू सोल्व करना। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो ये नीति आयोग की एक पहल है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, यानी कि पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन होता था, उसके बाद 2015 में सरकार ने प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग शुरू किया था। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी सरकार ने इसके लिए ना तो कोई कानून पास किया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं पर मेंशन किया है। ये सिर्फ सरकार के एक्शन से बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिनके लिए कोई कानून पास किया गया। तो अटल इनोवेशन मिशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी सरकार के एक सिग्नेचर से बनी है। सो नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी सरकार के एक सिग्नेचर से बनी। नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के चेयरपर्सन बन जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन ऑफ दिव्यांगजन। जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद के लिए हाल ही में सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, CBID प्रोग्राम ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दिव्यांगजन। CBID का मतलब क्या है? यह है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दिव्यांगजन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में है, और इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर थावरचंद गहलोत। सो इन्होंने ये एक स्कीम लॉन्च की है, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दिव्यांगजन, यानी दिव्यांगजन लोगों की मदद करने के लिए कम्युनिटी लेवल पर लोगों की एक टीम तैयार की जाएगी ताकि वो ऐसे लोगों की मदद कर सके। तो कम्युनिटी लेवल पर जो रिहेबिलिटेशन वर्कर्स की टीम तैयार की जाएगी उनको बोला जाएगा दिव्यांग मित्र। इसके अलावा दिव्यांग लोगों की मदद के लिए सरकार ने कुछ साल पहले एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी शुरू किया था। नेक्स्ट न्यूज है ई-वे बिल फास्टैग के इंटीग्रेशन से रिलेटेड। सो 3 चीज है यहाँ पर, ई-वे बिल, फास्टैग और RFID। RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फास्टैग व्हीकल्स में है। अब सबसे पहले जानते हैं फास्टैग काम कैसे करता है। ये आपकी कार है और इस कार में आपके विंड स्क्रीन पर ये एक छोटी सी चिप लगी हुई है। अब जैसे ही आप टोल पर जाएंगे तो वहां पर ये टैग रीडर्स हैं और ये आपकी कार को दूर से ही रीड कर लेंगे, और इस तरीके से ऑनलाइन ही आपकी कार को बिना रोके टोल कट कर लिया जाएगा आपकी इस चिप से, जो कि आपकी कार की स्क्रीन पर लगी हुई है। ये काम होता है RFID टेक्नोलॉजी की मदद से। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब इस फास्टैग में पैसे कहां से आएंगे? इसके लिए आपको कोई बैंक अकाउंट कनेक्ट करना होता है और वहां से आपने इसमें पैसे ट्रांसफर किए और फिर यहां से पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। अब हुआ क्या है, वापस आते हैं ई-वे बिल पर। GST है, गुड्स और सर्विस टैक्स। सो इसमें ई-वे बिल का प्रोविजन है। नॉर्मली बिल है वो पेपर का होता है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करें तो वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक बिल। सो अगर मान लीजिए आप हो से दिल्ली में और आपको सामान पहुंचाना है से राजस्थान में, और जो ट्रक है जो सामान ले जाएगा उसमें 50,000 से ज्यादा का सामान है। सो आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा उसकी मूवमेंट को शो करने के। सो ये आप देख सकते हो, जैसे इन ट्रक्स में सामान लोडेड है, तो अगर सामान 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा। अब अथॉरिटीज ने क्या किया है कि इन दोनों चीजों को यानी फास्टैग और ई-वे बिल को इंटीग्रेट कर दिया है। सो जैसे ही आपने ये ई-वे बिल जनरेट किया कि मान लीजिए दिल्ली से राजस्थान के लिए आपने ई-वे बिल जनरेट किया, और आप सोचो कि क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली से यहाँ से मध्य प्रदेश ही पहुंचा दूं, क्योंकि मैंने बिल तो जनरेट कर दिया, अब किसको क्या पता चलेगा कि मेरा ट्रक कहाँ गया है। लेकिन अब ये दोनों चीज इंटीग्रेट कर दी है, तो हर टोल पर अब फास्टैग है। तो जैसे ही आप इस रूट पर आओगे तो आपकी यहाँ लोकेशन दिखाएगा फास्टैग में, जबकि आपने बिल इसके लिए जनरेट किया है। तो इससे जो टैक्स चोरी होता था उसको रोका जा सकेगा। सो ये था ई-वे बिल। नेक्स्ट है फेक बस्टर। सो कोरोना वायरस के कारण मैक्सिमम मीटिंग्स और मैक्सिमम स्कूल कॉलेज वो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लास में होता क्या है कि मान लीजिए एक साथ 200 लोगों की स्क्रीन है, तो उसमें ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में वही स्टूडेंट बैठा है या उसकी जगह पर कोई और इम्पोस्टर बैठा है। सो ऐसे केसेस को डिटेक्ट करने के लिए हाल ही में IIT रोपड़ ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है फेक बस्टर, और इसके लिए IIT रोपड़ ने मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। सो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये आपके फेस के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनको रीड करेगा और उसके बेस पर इसको पता चल जाएगा कि वो जो इंसान स्क्रीन पर बैठा है वो एक्चुअल में वही इंसान है या फिर उसके प्लेस पर कोई और बैठा है, और फिर ये एक अलर्ट नोटिस करेगा। सो इससे
अगर आपकी मीटिंग में कोई अनवांटेड पर्सन आता है तो भी आपको पता चलेगा, या फिर अगर आपकी मीटिंग में जो पर्सन है उसके प्लेस पर कोई और आता है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए ये फेक बस्टर नाम की पहल शुरू की गई है। एग्जाम में आपसे ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि ये किस आईआईटी की पहल है। सो ये आईआईटी रोपड़ की पहल है, ये पंजाब में है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। अब इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया गया। इसके अलावा 20 मई को वर्ल्ड बी डे भी मनाया गया और इसका थीम है बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट न्यूज है लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड। तो जैसे कि पार्लियामेंट में यानी संसद में 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस। वैसे ही स्टेट्स में भी 2 हाउसेस हो सकते हैं, एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट को आर्टिकल 169 के तहत रिक्वेस्ट शुरू करनी होती है, जो कि बाद में पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होने पर ही सक्सेसफुल होगी। यानी रिक्वेस्ट जो शुरू होगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी, तब जाकर ये अपर हाउस बनेगा यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि वेस्ट बंगाल ने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए अप्रूवल दिया है। अभी स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि इन्हीं 6 स्टेट में 2 हाउसेस हैं। वेस्ट बंगाल में भी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन 1969 में इसको अबोलिश कर दिया गया। अबोलिश करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट शुरू होती। नेक्स्ट है जगन्नाथ पहाड़िया। सो वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और हाल ही में उनका निधन हुआ है, इसके कारण वो न्यूज में थे और वो राजस्थान के पहले दलित सीएम थे। इसके अलावा हाल ही में IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल हैं, उनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम। सबमरीन यानी कि पानी के नीचे। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डिफरेंट देशों को जोड़ने के लिए ये केबल सिस्टम लगाया गया है और लगाया जा रहा है। और इसके लिए हाल ही में रिलायंस ने भी यानी रिलायंस जियो ने भी इस कंसोर्टियम को ज्वाइन किया है, यानी कि अब ये भी अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इंडिया का पहला एक्सपोर्ट यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। सो हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको देश से बाहर भेजने के लिए एक सेंटर बनाया गया है और ये सेंटर है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए सरकार ने किसान रेल नाम की पहल भी शुरू की थी। इसके अलावा बजट में कृषि उड़ान नाम की स्कीम भी लॉन्च की थी। लास्ट न्यूज है मोख्तार ओआने। सो वो माली के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर दोबारा सेलेक्ट किए गए हैं। माली एक अफ्रीकी देश है। एक्चुअली में कुछ दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था, अब उन्हें वापस सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया गया है। इसके अलावा हाल ही में तिब्बत की इन एग्जाइल गवर्नमेंट है उसके प्रेसिडेंट के तौर पर पेनपा श्रिंग को इलेक्ट किया गया है। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि इसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स को जितना जल्दी हो सके वैक्सीन दिलवाएं। थैंक यू।